हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर एक बहुत खास मेहमान है। खास इसलिए बिकॉज जब भी भारत के दीपम सेक्रेटरी तुहिन कुमार पांडे ईटी नाउ स्वदेश पर कुछ बोलते हैं, मार्केट अटकलने लगाता है कि अब क्या होने वाला है। तो 2023 को लेकर के हमें पांडे साहब से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, दीपम डिपार्टमेंट क्या बड़ा करने वाला है, और एलआईसी में जो छक्का मारा था उसके बाद बड़ा छक्का क्या लग सकता है। पांडे साहब, पहले तो 2023 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े आभारी हम आपके कि आपने हमारे लिए समय निकाला। 2022 जो था एक मिला जुला साल था। एलआईसी की सक्सेस, नीलाचल इस्पात में भी प्रोग्रेस सही हो रही है, मगर उसके बावजूद इन कारणों के इन दो फैक्टर के अलावा कोई बड़ा डाइवेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई बड़ी स्ट्रेटेजिक सेल नहीं हुई। आईडीबीआई भी अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, बीएमएल में कुछ नहीं हुआ, एससीआई भी अटका हुआ है। कैसे साल को आप रैप करेंगे? नहीं, बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं, बहुत चीज़ें होंगी। तो ये तो एक पाइपलाइन की तरह काम करता है। एलआईसी आईपीओ जो हुआ था वो भी, उसमें भी हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय यूक्रेन क्राइसिस के बाद एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन आई थिंक भारत के ही कैपिटल मार्केट्स ने वो कर दिखाया, बड़े बड़े दिग्गज देश भी, और एक लार्ज आईपीओ जो था वो भी हुआ। उसके बाद नीलाचल इस्पात की जो जहाँ तक बात करें, वो उसका भी हस्तांतरण किया गया। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जो चीज़ 2 साल से बंद पड़ी थी, वो स्टील प्लांट न केवल सिर्फ 3 महीने में ही ब्लास्ट फर्नेस चलने लग गई है, कि उसमें और भी बहुत निरंतर प्रगति हो रही है, और लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर का जो विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। और उसमें आप देखिए कि 12,100 करोड़ का जो एंटरप्राइज वैल्यू आई, उससे कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको कि उसका भुगतान ना हुआ हो। वाटरफॉल में सबसे पहले वर्कर्स को पेमेंट हुआ, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को सबको पेमेंट हुआ, बैंकों का भुगतान हुआ, प्रमोटर्स के अपने डेट्स निकले, और प्रमोटर्स को फाइनली मिला। सरकार को उसमें कुछ नहीं मिला, तो हमारे टारगेट में तो कुछ नहीं गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम लोग लगभग 70-80 हज़ार करोड़ के निवेश की बात कर रहे हैं। तो विनिवेश से निवेश, और यही जो हम प्राइवेटाइजेशन या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, रणनीतिक विनिवेश की बात करते हैं, उसमें उसका लक्ष्य है कि हम उसके एंटरप्राइज को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम करते हैं। और दोनों ही केस में आप यदि चाहे वो एयर इंडिया लें, चाहे वो नीलाचल इस्पात लें, वहाँ पे लोगों की मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, और निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं, सर्विसेज की इम्प्रूवमेंट्स बढ़ी हैं। तो आप देखिए कि वही जो लक्ष्य था, जो हमने पॉलिसी में ही स्पष्टवादिता से लिखा हुआ है कि हमारा लक्ष्य ये है कि जो बिजनेस में, जो सरकार के अपने बिजनेस में, क्योंकि सरकार के बिजनेस में दिक्कतें आती हैं कि हमें एक फिस्कल डेफिसिट का हमें पालन करना पड़ता है, और उसके बीच में हमारी नाना प्रकार की सरकार को प्रायोरिटीज़ हैं, फार्मर्स हैं हमारे, वो हैं। आप देखिए जल जीवन मिशन कितना बड़ा, जगह जगह जल पहुंचाना है, तो उसके लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसी तरह से जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, तो उन सब में, खाद्यान्नों में आप देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसमें कितनी पूंजी की आवश्यकता है। तो ये सब पूंजी की आवश्यकता हमको जो सोशल सेक्टर के लिए हमेशा आवश्यक रहती है। तो उसलिए बिजनेस में निवेश करने के लिए सरकार के पास पूंजी उपलब्ध नहीं है, और ये पूंजी बाजार से ही प्राप्त की जानी चाहिए। तो उसको देखते हुए जो ये प्राइवेटाइजेशन का हम बढ़ा रहे हैं उसको आगे को, उसको उस दृष्टि से देखना चाहिए, और सिर्फ इस दृष्टि से नहीं कि उसमें हमें कुछ धन प्राप्त होगा। कुछ धन प्राप्त होगा, वो धन भी लगेगा, वो तो एक लक्ष्य है, लेकिन डायरेक्टली वो एंटरप्राइज किस स्थिति से कहाँ जाएगा, और उसमें कितने रोजगार की अवसर की वृद्धि होगी, उसमें कितना इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसमें जो इन्वेस्टेड है, यदि वो लिस्टेड कंपनी है, और उसमें जो भी लिस्टेड हैं, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी उसका लाभ मिलेगा जब वो आगे ग्रोथ के नए रास्ते खुलेंगे।
अगर एक बेंचमार्क जो अक्सर मार्केट देखता है वो कहता है भाई दीपम का ये टारगेट था डाइवेस्टमेंट का, साल के एंड में उन्होंने कितना अचीव करा। आपका जो टारगेट था साल के बिगिनिंग में बहुत बड़ा नहीं था, एक रियलिस्टिक सा नंबर था, और लग रहा है कि वो नंबर शायद आपका इस साल पूरा नहीं होगा। पहले तो मैं ये कहूँ कि वो भी एक एम्बिशियस टारगेट ही माना जाना चाहिए, क्योंकि आपका पिछले आपने 2014 से लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का विनिवेश हुआ है। तो जब आपके पास इक्विटी की मात्रा कम होती है, जब आपके शेयर्स की मात्रा कम हो गई है, तो ऑब्वियसली आगे की संभावना भी कम होती है। द्वितीय, आप देखेंगे कि जिस परिस्थिति में LIC IPO का आया, उसका साइज़ भी हमें कम करना पड़ा इनिशियली, क्योंकि उस हिसाब से मार्केट की स्थिति नहीं थी कि उतने साइज़ को चला पाती। तो मार्केट की जो हमेशा उसमें सिचुएशन आएगी। अभी भी हम जब कर रहे हैं, अभी भी हम देखें कि कोरोना की स्थिति से या अन्य स्थितियों से हमें गुजरना पड़ा है। इन्फ्लेशन की स्थिति के कारण निरंतर इंटरेस्ट में वृद्धि हुई है, तो ये सब का भी मार्केट में असर पड़ता है। तो हम ये देखें, यदि हम, और तीसरा जो है कि हमें ये भी देखना होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है उसका एक टारगेट है, उसके साथ साथ डिविडेंड भी है जो कि हम लोग कर रहे हैं, और डिविडेंड डिसइन्वेस्टमेंट मिला के अभी हम 65,000 को क्रॉस कर चुके हैं। तो 2023 में कौन से बड़े डाइवेस्टमेंट्स आपको लगता है वह दे विल सी लाइट ऑफ द डे? स्ट्रेटेजिक सेल की बात मैं कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक सेल में आप देखिए, जो मतलब हमारे तो ऑनगोइंग जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको वो पहुंच पाएँ उस स्थिति तक। आपने जिक्र किया था जैसे शिपिंग कॉरपोरेशन है या बेमेल है, उनमें एक डीमर्जर की प्रक्रिया एडिशनल जोड़नी पड़ी, क्योंकि जो लैंड बैंक था वो ज़्यादा था और उस लैंड बैंक को एक अलग कंपनी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए एक अलग प्रोसेस रन हुआ है और बेमेल में वो कंक्लूड भी हुआ है, लिस्टिंग बाकी है, और उसी तरह से शिपिंग कॉरपोरेशन में भी वो एडवांस स्टेज में है। तो उसमें फाइनेंशियल बिड यदि आती है तो उसमें उसके बाद वो आगे बढ़ सकती हैं। इसी तरह से IDBI बैंक है, IDBI बैंक की प्रक्रिया जारी की है। इसी तरह से जो NMDC स्टील है उसका भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है। HLL लाइफ केयर है, उसकी प्रक्रिया काफ़ी एडवांस स्टेज में है। तो इस तरह से जो हमारी ऑनगोइंग हैं, और कॉनकोर है उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। अब जो दीपम है केवल डाइवेस्टमेंट का काम नहीं कर रहा है, वो दूसरे कामों में भी अब काफ़ी एक एडवाइज़र बना हुआ है। तो क्या दीपम का नया रोल रहेगा कि दूसरी सरकारी कंपनियों को एक प्रकार का एडवाइस करना कि भाई मिनॉरिटी शेयर होल्डर की वैल्यू कैसे क्रिएट करी जा सकती है? जी, ये एक बहुत बड़ा रोल है जिसको कि मैं कहूँगा कि कैपिटल मैनेजमेंट ऑफ PSCs जो दायित्व हमें मिला है, उसमें हम लोगों ने एक तो कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी जारी की है, जिसमें कि सब CPSCs जो लिस्टेड CPSCs हैं या अनलिस्टेड हैं उनको ये देखना पड़ता है, और लिस्टेड में ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जिन पे कि इस पे डायरेक्टली उन पे स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता। तो आप देखिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड जनरल काफ़ी अच्छा रहा है, और वो डिविडेंड कंसिस्टेंटली देते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। उनके जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसमें कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स मिलते हैं, उसमें कई सारे ऐसे नियम जोड़े गए हैं जिसमें उनकी मार्केट परफॉर्मेंस उन CPSCs को बढ़ावा दिया जाए। जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, डिविडेंड है, और ये सब का किया जाए। फिर हम उनको ये भी कहते हैं कि जहाँ बायबैक की संभावना है वहाँ बायबैक किया जाए, जहाँ बोनस शेयर्स की संभावना है, पीछे बोनस शेयर दिए गए हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बोनस शेयर दिया था, और भी कंपनियां इस तरह से जब भी वो चाहती हैं तो वो बोनस शेयर्स कर सकती हैं, हम इनकरेज करते हैं उनको। IRCTC में जब वो कंफ्यूजन हुआ था तो दीपम ने स्टेप आउट करके उनको सही एडवाइस दी थी। हम लोग बेसिकली दीपम की तरफ से हमने जारी किया है, और माननीय वित्त मंत्री जी ने के आदेश से ये जारी हुआ है कि जब भी कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाएं
जिससे कि मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा जाए, तो हमें कंसल्ट किया जाए, हमें सलाह करके वो किए जाएं, क्योंकि बहुत समय में ऐसा होता है कि वो लेवल ऑफ अप्रिसिएशन नहीं है। और उस तरह से हमने उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए भी प्रोत्साहित किया है, उनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए। और अंडर मिशन कर्मयोगी में हम सब डिपार्टमेंट्स के उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो इससे संबद्ध हैं, और जो CPSC के टॉप मैनेजमेंट हैं, उनको स्पेसिफिकली हम इसकी ओर करने वाले हैं, मिशन कर्मयोगी में ट्रेन करने वाले हैं, जिससे कि वो इन स्थितियों से कि सरकार ही नहीं, सरकार के अलावा अन्य शेयर होल्डर्स हैं, उन सबको, सबके इंटरेस्ट को साथ लेके कैसे चला जाए, इसके बारे में भी हम उनकी रुचि पैदा कर रहे हैं और उनको निर्देश दे रहे हैं। ये साल PSU शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा रहा है, क्षेत्रों में री रेटिंग हुई है, और मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार का काम सरकार कर रही है, जिस प्रकार के कमिटमेंट्स आप दे रहे हैं उनको पूरा कर रहे हैं, आप एक नंबर को चेज़ नहीं कर रहे हैं, आप शेयर्स को डंप नहीं कर रहे हैं, शायद यही कारण है कि PSU इंडेक्स दिस ईयर हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स। सो पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, और 2023 के लिए एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।